क्या बोलता है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन? वो बोलता है 2 कैरेक्टरिस्टिक खाली होना चाहिए। असेट शुड बी हेल्ड फॉर यूज, और वो यूज चाहे कोई भी पर्पस के लिए आए। आप उससे प्रोडक्शन ले लो, आप उससे एडमिन का काम ले लो, आप उससे सेलिंग का काम ले लो, उस असेट से आप कोई भी काम ले लो आपके बिजनेस में। इफ इट इज हेल्ड फॉर यूज, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अचीव्ड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज फॉर ए पीरियड मोर देन, बोलो बेटा, फॉर ए पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, मतलब नॉन करेंट असेट होना मांगता है। तो ये कहानी है। अगर आपके पास कोई भी एक असेट है, कोई भी असेट, अगर वो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक पूरा करती है, ये वाली और ये वाली, तो आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलोगे। दूसरा, अगर आपके पास इन्वेस्टिबल सरप्लस है, परसों पढ़ रहे थे, कल भी पढ़ रहे थे, इन्वेस्टिबल सरप्लस है और आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में, रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं कहलाता है। नेक्स्ट, अगर आपका रेंटल ही बिजनेस है, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज ही यही है कि हमको रेंटल बिजनेस करना है, तो फिर आप जो रियल इस्टेट खरीद के रेंट पे लगाते हो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाता है। फोर्थ, डेफिनेशन के अंदर ही फोर्थ, चौथा बातचीत, अगर आपके पास बियरर प्लांट है, किसको बोलते हैं बियरर प्लांट? उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, 2 नहीं होती। एक 12 महीना वाली कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी हेल्ड फॉर यूज वाली कैरेक्टरिस्टिक। और उसमें हेल्ड फॉर यूज मतलब क्या? हेल्ड फॉर यूज नहीं बोल के बोलना, हेल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बियरर प्लांट इज हेल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक कि बियरर प्लांट को हम लोग वुड की तरह काट करके इसको खुद को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की तरह नहीं बेचने का इंटेंशन रखते हैं। आई मीन डोंट हैव एन इंटेंशन टू सेल दी बियरर प्लांट इटसेल्फ एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो जाती है तो हम एक लिविंग प्लांट को बियरर प्लांट बोलते हैं। बस ये की चीज ध्यान में देने का है कि इसमें भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो आउटपुट निकलेगा वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि एक सीजन से ज्यादा, माने 12 महीना से, 12 महीना का क्लॉज यहाँ है उससे फुलफिल हो जाता है। ये बात दोबारा बोल रहा हूं कि 12 महीना से ज्यादा के लिए हम उस असेट को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालने की उम्मीद रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो बियरर प्लांट को भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाएगा। और ये कार्व आउट है क्योंकि इवन ये सारा कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होने के बाद भी आईएएस में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको आईएफआरएस भी बोलते हो आप, आईएएस और आईएफआरएस का डिफरेंस आपको बताया था मैं, क्या बोला था? पुराना जो इशू हुआ था 2001 के पहले उनको आईएएस बोलते हैं, 2001 के बाद जो इशू हुआ उनको ये बताया था आपको पहला क्लास में। सो आईएएस की सिस्टम में बियरर प्लांट जितना भी बियरर क्यों ना हो, बायोलॉजिकल असेट ही होता है और फेयर वैल्यू पे मेजर ही होता है। ऐसा लेकिन आईएफआरएस में है। हमने कार्व आउट डिजाइन किया है और हमने बोला नहीं, हम बियरर प्लांट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलेंगे क्योंकि 50-100 साल से हम ऐसा ही बोलते आ रहे हैं, हमको बदलना नहीं है। नहीं तो टी गार्डन वगैरह का अकाउंटिंग, कश्मीर में जो सेव वाला जो गार्डन है उसका अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी डिसाइडेड टू मेक ए कार्व आउट। फर्स्ट पैरा रिवीजन में जो जरूरी था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब है हम उसको एज ए पीपीई कब रिकॉर्ड करेंगे? एज ए पीपी, भाई बुक्स में तो एंट्री मारना पड़ेगा ना,
तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम और व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड टू recognize a PPE as a PPE? The answer is पहला, it is probable that the future economic benefits expected out of the asset will flow to the entity. असेट के अंदर ये ताकत है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ये सच है, तभी तो वो असेट है। लेकिन वो इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करने का प्रोबेबिलिटी होना जरूरी है, तब हम उसको अपने बुक्स में लिख पाएंगे। तो इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू फ्लो आउट ऑफ द असेट विल फ्लो टू मी, एंड टू इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। क्योंकि अगर कॉस्ट मेजर नहीं होगा तो हम लिखेंगे कौन से अमाउंट पे पहली बार। लिखने के लिए तो कोई तो अमाउंट चाहिए ना, जर्नल एंट्री मारने के लिए, तो उसके लिए मेरे को कॉस्ट का मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए। स्टॉप। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो हम इंटेंजिबल असेट को कॉस्ट पे पहली बार इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। तीसरा डिस्कशन आता है कि कॉस्ट किसको बोलते हैं। अब इसका डिस्कशन 3-4 बार अपने क्लासेस में हो गया है, बट रिवीजन में एक बार और बोल दें कि भाई ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू अ लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। इसका छोटा वर्ड है रेडी टू बी पुट टू यूज, और मैं बार बार बोलता हूं अब ये वर्ड एग्जाम में यूज करने से मार्क्स कटने का चांस है। अब आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, दोनों का मीनिंग सेम है। अब कई बार क्या होता है ना बच्चा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, पता नहीं जब पढ़ाया था तब बताया था कि नहीं। कई बार क्या होता है कि एक असेट उतना रेडी नहीं है जितना रेडी होना उसको चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है रेडी है मेरे लिए, हम तो कर देंगे स्टार्ट, तो इट इज डन, इट इज डस्टेड, हो गया काम। उतना ही कॉस्ट कैपिटलाइज करो बस, उसके बाद जो खर्चा लगेगा आपको कैपिटलाइज करने की, कैपिटलाइज असेट में जोड़ना, कैपिटलाइज करने की और जरूरत नहीं है। कई बार होता है असेट रेडी है जितना होना चाहिए, मैनेजमेंट को लगता है नहीं परफेक्शन इज पेंडिंग। एक बार और कहा आमिर खान, नहीं मॉडिफिकेशन नहीं, मतलब नहीं हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अरे भाई अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी जो आर्चरी में मैं देख करके आया, वो बच्ची 15 शॉट मारी है, 15 शॉट, 15 बार एरो खींच करके मारी है। वो 14 बार 10 पॉइंट स्कोर करी है, एक बार 9 पॉइंट। अब वो खुश नहीं है, उसको 15 मारना है। अब समझ मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई मैनेजमेंट का हिसाब किताब। तो अगर ऐसा है तो आप फर्दर और खर्चा कैपिटलाइज करना, बिकॉज द असेट इज नॉट येट रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ये बात एक ध्यान रखने का था, हो गया। अब आता है बात कि सर ये तो आइडिया था ना कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू अ लोकेशन एंड कंडीशन रेडी टू ऑपरेट नेसेसरी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। इसका फाइन प्रिंट क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसमें नाम क्या क्या ऐड होते हैं जो असेट के साथ ऐड किए जाते हैं। तो उस नाम का हमने एक लिस्ट दिया है। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सी द बोर्ड और सी द कॉपी, इट्स बेटर टू सी द बोर्ड। परचेज प्राइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड, transit insurance, brokerage and handling, site preparation, installation and trial run। ये कहानी है सारे खर्चे के नाम की, जिसको हम लोग असेट के साथ ऐड करते हैं। ट्रायल रन जो होता है ना, वो असेट एक बार रेडी हो जाता है, लेकिन जब तक एक बार आउटपुट निकाल के नहीं देखें 2, 5, 10 kg
या 15 यूनिट नहीं निकालेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि जो क्वालिटी हम लोग चाहते हैं वो आता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट रन करते हैं या ट्रायल रन करते हैं। उसमें रॉ मटेरियल, लेबर खर्चा, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन करते हैं हम लोग उसमें, तो उसमें खर्चा लगता है और उससे आउटपुट भी निकलता है सच में, क्योंकि हम लोग तो प्रोडक्शन ही कर रहे हैं ना, और उस आउटपुट को हम लोग बेचते भी हैं। तो कहते हैं उस आउटपुट का बनाने का खर्चा और उस आउटपुट को बेचने से जो सेल रेवेन्यू आता है वो असेट के कॉस्ट में ऐड और लेस होता है। माने बनाने में जो खर्चा लगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो असेट से ऐड हो जाता है और जो सेल प्रोसीड्स है वो लेस हो जाता है। समझे? तो ये इंडिविजुअल आइटम्स और नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस विच गेट्स कैपिटलाइज्ड का स्टोरी था।